हेलो, वेलकम साथियों। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत जल्द आप लोगों का एग्जाम भी होने वाला है। तो उसी टॉपिक को लेके आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। रेडियो एक्टिविटी का जो डिमांड है आप लोगों का, वो इस क्लास में दोस्तों एकदम बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक जोश भरी, एक उम्मीद भरी दोस्तों एक क्लास की उड़ान भरते हैं सब लोग एक साथ मिलके। तो आप लोग क्या तैयार करते हैं आज की क्लास? ठीक है, उम्मीद भरी, जोश भरी एक ताबड़तोड़ क्लास की शुरुआत हम लोग बहुत ही जल्द मतलब करने वाले हैं। तो आप लोग बहुत एकदम मतलब जोश के साथ बैठे हो, उम्मीद के साथ बैठे हो कि हाँ इस क्लास देखने के बाद हम लोग का जो भी डाउट है मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और पूरा क्लास में बहुत हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, मतलब पढ़ेंगे और बात भी करेंगे एंड मतलब कोई प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, कि इतना डिफिकल्ट चैप्टर रेडियो एक्टिविटी लाइक। ठीक है, तो मेरा एक स्टूडेंट है, उसने बोल रहा कि सर ये रेडियो एक्टिविटी चैप्टर इतना टफ है। अरे कुछ टफ नहीं है, आप लोग को बस तरीका बदलना होगा, पढ़ने का तरीका बदलना होगा। ठीक है, और चीजों को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी बदलना होगा टीचर लोगों को, सो दैट कि टॉपिक जो है वो बहुत मतलब इजी वे में स्टूडेंट लोग समझ पाए। तो चलो आप लोग कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाओ और सब कुछ मतलब जो भी रिक्वायरमेंट्स आप लोगों का एकदम बढ़िया तरीके से ले लो, पेन पेपर कॉपी वाटर बॉटल जो भी कुछ है, क्योंकि अब हम लोग उड़ान भरने वाले हम लोग अपना क्लास का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हेडिंग को आप लोग लगाओ अपना कॉपी में, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो चलो सब कुछ सही है एकदम बढ़िया तरीके से एकदम। तो दोस्तों हेडिंग लगाओ रेडियो एक्टिविटी। हम देखो हर एक बात आप लोगों को बताएंगे, कोई भी बात ऐसा नहीं है कि सर छूट जाएंगे। रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी को पढ़ने से पहले दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम्स की बात जरूर करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम्स की अगर बात हम लोग नहीं करेंगे दोस्तों तो समझ में नहीं आएगा कि न्यूक्लियस का जो रिएक्शन हो रहा है दोस्तों वो कैसे मतलब चेंज होता है। क्योंकि सब रिएक्शंस तो ऐसा नहीं होता कि न्यूक्लियस का चेंज हो, ऐसा भी बहुत सारे रिएक्शंस होता है जहां पर न्यूक्लियस एज इट इज रहता है लाइक। एंड मतलब जैसे मान लो कि सोडियम से सोडियम प्लस बना, तो वहां पर न्यूक्लियस की कोई चेंज नहीं हो रहा है। लाइक मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 प्लस बना, यहाँ पर न्यूक्लियस जैसे था वैसे ही है दोस्तों। मतलब जस्ट आउटर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, वो आउटर से जा रहा है, मतलब अंदर जो नाभि है दोस्तों, जो मतलब न्यूक्लियस है वहां पर कोई भी जो है बाहर नहीं जा रहा है और अंदर भी नहीं आ रहा है। लाइक ऐसा चीज नहीं हो रहा, न्यूक्लियस का जो विघटन है दोस्तों यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो हर एक रिएक्शंस जहां पर न्यूक्लियस की चेंज होंगे, ऑब्वियसली न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन है दोस्तों, न्यूक्लियस का जो आपका न्यूट्रॉन है उसकी जब मतलब नंबर चेंज होंगे तब वो जाके क्या होगा कि एक नया एक न्यूक्लियस में बदल जाएंगे दोस्तों। तब ना जाके हम लोग उस चीज को इस रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि कौन सा जो न्यूक्लियस है दोस्तों जब वो मतलब टूटते हैं ऐसे स्टेबल अगर मान लो कोई होता है तो ऑब्वियसली वो उसका न्यूक्लियस स्टेबल है तो वो नहीं टूटेंगे। एंड जाहिर सी बात है जो मतलब अनस्टेबल है वो ऑब्वियसली वही चाहेंगे कि हाँ हम टूट के मतलब स्टेबल डॉटर्स न्यूक्लियस में बदल जाए। तो ऐसा ही चीज होता है यहाँ पर, जो अनस्टेबल है वही टूटता है, जो स्टेबल होता है वो क्यों टूटेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और दोस्तों क्या चीज है, देखो पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए सभी को कि एक एटॉम में एक एटॉम होता कैसे, मतलब कि एक एटॉम में दोस्तों क्या कैसे मतलब क्या क्या चीज रहता है। तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग डाल्टन्स का जो परमाणु मॉडल था दोस्तों, उसके बाद जो चीज हम लोग समझ में आए हम लोग को कि एटॉम्स में जो एटॉम्स को भी दोस्तों तोड़ा जा सकता है। एंड डेफिनेटली एटॉम्स के पास आपके तीन जो है फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स दोस्तों प्रेजेंट होता है, जो कि होता है आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली। तो कैसे वो लोग कहां रहते हैं उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो दोस्तों पहले तो आप लोगों को एक मॉडल बना लो एक। ठीक है, एक जैसे कि मान के चलो एक आपका ये एक न्यूक्लियस है और दोस्तों इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऐसा आप लोग ऑर्बिट बना लो। ठीक है, तो क्या बताया आप लोगों को कि ये जो प्लस चार्ज वाला चीज है दोस्तों यहाँ पर वो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस को घेर के दोस्तों क्या है, ये आपका ऑर्बिट है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी, ये ऑर्बिट है। और दोस्तों यहाँ पर इसको हम लोग एनर्जी सेल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एनर्जी सेल। समझ में आया? एनर्जी सेल, राइट। और ये स्टेशनरी सेल भी इसको बोला जाता है, स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी 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 एनर्जी सेल। ठीक है, स्टेशनरी एनर्जी सेल। अब देखो क्या है, अब देखो जो तीन जो फंडामेंटल दोस्तों यहाँ पर तीन फंडामेंटल जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात हुआ यहाँ पर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो क्या क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या क्या है, तीन है। जैसे एक का नाम है दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स, एक का नाम है प्रोटॉन्स, एक का नाम है न्यूट्रॉन्स। तो देखो दोस्तों यहाँ पर न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है। अब तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स में से अभी जो दोस्तों यहाँ पर दो यहाँ पर जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वो कहाँ रहेंगे उसकी बात हम लोग अभी करेंगे। और दोस्तों और एक बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ रहेंगे उसकी भी बात हम लोग अभी करेंगे। तो ऑब्वियसली देखो आप लोग बताओ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है दोस्तों वो कहाँ रहेंगे ना। ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को पता है कि वो तो सर यहाँ पर रह जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और बाहर में घूमने वाला जो मतलब बाहर में रहेंगे वो ऑब्वियसली कहां रहेंगे, बाहर में रहने वाला जो पार्टिकल्स है वो आपका इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का दोस्तों क्या होता है, ऑर्बिट होता है, राइट, एनर्जी सेल होता है। जैसे यहाँ पर हम एक लिखे, आप लोग चाहो तो और भी कॉपी में बना सकते हो बहुत सारा। जैसे आप लोग मान लो कि ये बना दिए, लाइक ये बना दिए, तो ये कैसा होता है कि न्यूक्लियस को जितना मतलब न्यूक्लियस के दूर में जाएंगे हम लोग, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सेल हम लोग को मिलता हुआ चलेंगे, ठीक है। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी भरेंगे वैसे ऐसे करके। अब देखो एक बात तो है कि क्या हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सेम नंबर पर रहेंगे? नहीं दोस्तों, एक एक रूल है यहाँ पर, जिस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं ना, 2n² रूल। तो दोस्तों ये 2n² रूल का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ पर n जो है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि n जो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो हालांकि हम लोग एनर्जी को दर्शा रहा है दोस्तों यहाँ पर, कि नंबर ऑफ ऑर्बिट, जहां पर k को के लिए दोस्तों, k सेल के लिए आपका n का वैल्यू 1 होता है, आपका k l के लिए दोस्तों यहाँ पर n का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, ऐसे करके m के लिए अगर बात करें तो 3 होता है। तो यहाँ से आप लोगों को इसको कैटेगराइज कर दो, मतलब ये जो फर्स्ट में आप लोग लिखे उसको k बता दो, उसके बाद l बता दो, उसके बाद m बता दो, ऐसे करके मतलब और भी आगे में जा सकते हो आप लोग। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कि 2n² का फार्मूला यूज करते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी वे में दोस्तों बता सकते हैं कि k सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रह सकता है, फिर l सेल में, फिर m सेल में। बात भेजे में गया, बात दिमाग में गया, बात पल्ले पड़े, एकदम सही समझ में आया है सारा चीज। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि k में, तो 2 into 1² करेंगे तो ऑब्वियसली 2 आएंगे। अगर हम लोग l की बात करें तो 2 into 2² करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएंगे, यहाँ पर 8 आएंगे। और अगर बात करें दोस्तों 2 into 3² की तो 18 आएंगे। ऐसे करके आप लोग डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है और वो घूमता रहता है, उसकी बात यहाँ पर हो रहा है। और ये ऑब्वियसली आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करना सीख गए हैं। थोड़ा ज्यादा स्पीड हो रहा है क्या? बहुत एकदम कूल है, एकदम सही है, सब कुछ आराम से पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलो अब देखो क्या बात है, आप लोगों को एक मजेदार बात बताते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहता है ना दोस्तों, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जब घूमता रहता है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो ड्यूरिंग द रिवोल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि वो कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी, ध्यान से सुनो, वो जब इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में, पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है, एक स्टेशनरी ऑर्बिट में, तो वो ना तो कोई एनर्जी गेन करेंगे, ना तो कोई एनर्जी लॉस करेंगे। तो ड्यूरिंग रिवोल्यूशन दोस्तों क्या होता है कि ड्यूरिंग revolution, or even say during the circulation, okay, or during motion, circular motion, during motion, you can say here circular motion, circular motions in orbit, in particular stationary orbit। तो क्या होता है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स neither loss energy और गेन एनर्जी, ठीक है। ना तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, ना तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एनर्जी लॉस करेंगे। तो ये बात समझ में आया। तो वो घूमता रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब ये जंप करते हैं, मतलब ड्यूरिंग जंप, जब ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे, मान लो कि ये लोअर यहाँ पर था तो उसको वहां पर जाना होगा, मान लो तो यहाँ जंप करना है उसको, और मान लो यहाँ पर था तो यहाँ पर आया, तो ऐसा हो सकता है कि लो लेवल में था, वो लो एनर्जी सेल में था, उसमें हाई जाना है, और ऐसा है कि हाई में था, उसको लो में ले आना होगा। तो दोस्तों क्या होगा कि लो में से जब हाई जाएंगे, ये लो में से जब उसको हाई जाना है, ठीक है, लो में से जब हाई जाना है तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, तब ये एनर्जी क्या करेंगे, गेन करेंगे। समझ में आएंगे मतलब। अब जब हाई से लो में आएंगे, नीचे उतरेंगे वो नीचे, तो डेफिनेटली वहां पर क्या करेंगे, वो लॉस करेंगे एनर्जी का। तो यही बात है। और यहाँ पर पर्टिकुलर ऑर्बिट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को घूमने के लिए पर्टिकुलर फिक्स्ड एक स्टेशनरी ऑर्बिट का जरूरत होता है। मतलब किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स नहीं घूम सकता, वहां पर उसका एक रिक्वायरमेंट रहता है, जो एंगुलर मोमेंटम के साथ उसका एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है, मतलब NH/2π। वो आप लोग का हायर क्लासेस में हालांकि अभी नहीं है, मतलब ये वाला चीज बताने जा रहे हैं हम, mvr = NH/2π। तो ये जो है आपका, ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये एंगुलर मोमेंटम जिस ऑर्बिट में दोस्तों आपका NH/2π के साथ इंटीग्रल मल्टीपल में है, उसी ऑर्बिट में घूमेंगे। मतलब हर कोई ऑर्बिट में ये नहीं घूम सकता। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो आई होप आप लोग को ये सारा चीज सम अप कर दिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। पूरा क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है दोस्तों बाहर की ऑर्बिट में रहता है, और अंदर जो है न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन, एक एटॉम जो होता है वो न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली। कैसे दोस्तों, क्या, जैसे कि यहाँ पर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है बाहर, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। तो प्लस माइनस कैंसिल आउट कर दो, तो एक एटॉम जो होता है वो क्या होता है, आपका न्यूट्रल होता है। क्लियर हुआ। अब जब हम लोग देखेंगे कि जब कैटायंस बनते हैं, लाइक एनायंस बनते हैं, तो बाहर का इलेक्ट्रॉन्स आइदर लॉस और गेन करता है, तो इस हिसाब से चलता है चीजें। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बाहर का चीज के लिए बात हो रहा है, मतलब ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी जब चेंज करेंगे, तो ये न्यूक्लियस का चेंज नहीं हो रहा है। इतना बात आप लोगों को समझ में आया। लेकिन जब हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये यहाँ पर चेंज होंगे वहां पर, ठीक है। वो यहाँ पर जो नाभिक की बात है दोस्तों, वो न्यूक्लियस की, वहां पर चेंज होंगे। तो डेफिनेटली हम लोग यही सब चीज पढ़ लिए। अब देखो आप लोगों को एटॉम्स को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, तो ये आपको इरेज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। आप लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए कि एटॉम को पहले मतलब कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो जैसे कि देखो, आप लोग कोई भी एक एटॉम्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो मान के चलो ये हम लोग के पास एक एटॉम है, एक पर्टिकुलर एटॉम है, और उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं ना, याद करो, आप लोग ए लिखते थे और यहाँ पर जेड लिखते थे, ठीक है। अब देखो ए का जो मतलब है दोस्तों, यहाँ पर ए का मतलब है एटॉमिक
मास नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मास नंबर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो। अब देखो ये जेड जो है नीचे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनो आप लोग, ध्यान से सुनो, ये जेड जो है इसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर। अब देखो ये दोनों के बीच में अगर हम लोग माइनस करते हैं ना, तो हम लोग को क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर हम लोग n से डिफाइन करें तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, a माइनस जेड हो जाएंगे। समझ में आया। तो देखो एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो चलो आपके पास 6 है ऐसे कार्बन, और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 12 है, तो आप लोग बताओ कि इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए क्या है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए क्या है, ये आपका a का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएंगे, 12। मतलब यहाँ पर कितना मास नंबर है ना, 12 मास नंबर है। अब देखो जेड जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है ना, 6 इसका एटॉमिक नंबर है। अगर आपको बोला जाए कि न्यूट्रॉन नंबर कितना होगा, तो n हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो a माइनस जेड कर लेंगे, मतलब 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 आ जाएंगे हम लोग के पास। समझ में आया। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है। अब देखो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है इसी को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। मतलब एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पर दोस्तों वो क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। समझ में आया। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा रिवीजन करवा दिया अभी। अब देखो मास नंबर मतलब क्या होता है, देखो मास नंबर होता है ना, मास नंबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये दोनों नंबर्स को मिला के जो आएंगे दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएंगे, मास नंबर हो जाएंगे। ओके, अब देखो एटॉमिक मास मतलब क्या होता है, वो जो मास होता है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन का। ठीक है, अब एक बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो जब हम लोग एक एटॉम का मास कैलकुलेट करते हैं तब उस इलेक्ट्रॉन की मास को दोस्तों वहां पर इग्नोर किया जाता है। तो आगे में जाके हम लोग देखेंगे मास डिफेक्ट जो होता है वहां पर। ठीक है, वो आप लोग का नेक्स्ट वाला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली अभी इसको यहीं तक रखो। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, 9.11 into 10 to the minus 31 kg। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है दोस्तों वो क्या होता है, 9.1 into 10 to the minus 31 kg। ठीक है, अब ये बहुत ही नेग्लिजिबल है तो इसलिए इसको इग्नोर किया जाता है। अब यहाँ पर प्रोटॉन की बात करें तो 1.67 इस हिसाब से आता है, 10 to the minus 24 आपका ग्राम और 27 केजी हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रोटॉन्स की नंबर बहुत मतलब प्रोटॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन से भारी है, न्यूट्रॉन्स और भी भारी है। तो वही चीज है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया चीजें। अब देखो कुछ चीजें हैं ना और भी बताएंगे यहाँ पर, जैसे कि आइसोटोन हो गया, आइसोटोप हो गया, आइसोबल, तीन चीजें आप लोगों को ना बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूज होते हैं। तो ऑब्वियसली वन बाय वन करके हम लोग अभी सीखेंगे। तो ये एटॉमिक जो है रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। समझ में आया इसको, सच्ची है ना, एकदम सच बात है। समझ में आया कि नहीं बताओ, खुद से पूछो कि समझ में नहीं आया या आया है। अगर आया है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आया तो पीछे में जाओ और एक बार फिर से देखो, हम फिर से बता रहे हैं। आप लोग क्या बताए कि ये जो एक्स है ये आपका एक एटॉम में पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, और ऊपर में जो लिखा जाता है वो है आपका मास नंबर, और नीचे में जो लिखा जाता है वो होता है आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, और मास नंबर मतलब होता है आपका जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, मतलब न्यूक्लियॉन्स जो होता है ना आपका, ये दोनों को मिला के जो बनता है दोस्तों वो होता है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब एक सिस्टम में प्रेजेंट जो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्लियर हो गया। अब आपको सवाल इसी से पूछेंगे कि देखो यहाँ पर मास, एटॉमिक मास नंबर दे दिया मान लो, और उसके बाद एटॉमिक नंबर दे दिया, तो न्यूट्रॉन्स नंबर पूछेंगे, तो ऐसे ऐसे करके डिफरेंट टाइप ऑफ सवाल हो सकता है। ठीक है, कैमरा भाई साहब आप सही हो, एकदम बढ़िया हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो हम लोग बात करते हैं वन बाई वन। तो पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्या ना, पहले हम लोग बात करेंगे ना, हम लोग पहले बात करेंगे आइसोटोप्स के ऊपर। ठीक है, आइसोटोप्स। तो देखो दोस्तों क्या होता है आइसोटोप, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो पहले तो बात ये है ना, आइसोटोप्स में क्या होता है कि एटॉम ऑफ द सेम एलिमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। तो क्या है कि एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ये पहला बात है, एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट। तो पहला बात तो ये है। नेक्स्ट बात ये है कि जो एटॉम्स ले रहे हैं हम लोग, वहां पर क्या होगा, इन लोग का डिफरेंट होगा दोस्तों। डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट ना, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर नहीं, डिफरेंट मास नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, सेम क्या होगा, एटॉमिक नंबर। अब एग्जांपल देंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो तो देखो तीन चीज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, H लिखेंगे, H लिखेंगे और H लिखेंगे। अब देखो जैसे कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सेम ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक ऑफ द सेम एलिमेंट, तो ये सब हाइड्रोजन एटॉम्स का है कि नहीं बताओ, ये सब हाइड्रोजन एलिमेंट का है। हाँ सर, ये तो सब हाइड्रोजन एलिमेंट का है। ये सारा क्या है ना, हाइड्रोजन एलिमेंट्स का है कि नहीं बताओ, ये हाइड्रोजन एलिमेंट्स का है कि नहीं सारा, ये हाइड्रोजन एलिमेंट्स का ये भी है और ये भी है। अब क्या है यहाँ पर कि डिफरेंट मास नंबर, अब मास नंबर डिफरेंट है बस सेम एटॉमिक नंबर सेम, मतलब यहाँ पे एक लिखेंगे, यहाँ भी एक लिखेंगे, यहाँ भी एक लिखेंगे, क्योंकि पता है हम लोगों को कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है वहां पर एक ही प्रोटॉन होता है, इसी वजह से जो है दोस्तों वहां पर उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ 3 लिखेंगे। तो ये डिफरेंट हुआ कि नहीं बताओ, यहाँ 1 लिखे, यहाँ 2 लिखे, यहाँ 3 लिखे। समझ में आया। तो इसको बोला जाता है प्रोटियम, इसको बोला जाता है डेटोरियम और इसको बोला जाता है ट्रेटियम। ये हाइड्रोजन
ऑक्सीजन का 3 आइसोटोप आप लोग बहुत ध्यान से लिखो। हम फिर से बता रहे हैं, आप लोग लिख लो, ये प्रोटियम होता है, ये डॉयटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है। ऐसे आप लोग कार्बन का भी देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर कार्बन देखो 6 होता है, ये 12 हो गया, एक 6 होता है, ऐसे 13 हो गया, 6 14 आपका ऐसा ऐसे करके आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताओ। तो ये 6 12 हो गया, 6 13 हो गया, 6 14 हो गया, लाइक ऐसे 3 आइसोटोप हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसे क्लोरीन का दोस्तों होगा ना, क्लोरीन आपका होगा यहाँ पर 17 35 होगा एक, और यहाँ पर होगा 17 37। तो दोस्तों ये और ऑक्सीजन का भी होता है, यहाँ पर सारा चीज लिख दे रहे देखो 16, ठीक है, ऑक्सीजन होगा 17। तो दोस्तों ऐसा करके आप लोग पूरा जो है आइसोटोप्स को समराइज कर दिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा आइसोटोप्स कहां पर रहता है, मतलब कौन सा एलिमेंट दिखाते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर जो आपका आंसर होगा वो आपका 3 होगा। ठीक है, 3 के पास अगर दोस्तों देखोगे तो 10 आपका आइसोटोप्स मिल जाएंगे। ठीक है, कितना आइसोटोप्स मिल जाएंगे, 10 आइसोटोप्स मिल जाएंगे। समझ में आया। तो इतना सारा बात आप लोगों को बता दिया बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही एकदम स्मूथ वे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। अगर नहीं भी आया है तो दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग आराम से एक बार फिर से देखो तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, वहां पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो फोकस कंसंट्रेशन ये अगर क्लास में रहता है आप लोगों का, और सिद्धत है कि हाँ हम पूरा अच्छे से सीखेंगे, तो डेफिनेटली कोई भी आप लोगों को नहीं रोक सकता सीखने में। ठीक है, आप लोग अगर कॉन्शियस हो, आप लोग अगर एकदम मैच्योर्ड हो, ठीक है, बहुत अच्छे से कि हमको अच्छा रिजल्ट देना है, तो ऑब्वियसली कि ये चीज आप लोगों को सीखना ही होगा, और कोई भी चारा नहीं है आप लोगों के पास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। तो ये चीज आई होप समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइसोटोप्स हो गया, अब हम लोग बात करेंगे आइसोबार के ऊपर। ठीक है, आइसोबार के ऊपर तो ये छोटा छोटा करके कॉन्सेप्ट लगा लो, क्योंकि ये इस क्लास में दोस्तों हम लोग बहुत सारा चीज डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा फर्स्ट हम लोग को जाना ही होगा। ठीक है, तो चलो आइसोबार की बात करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर। तो देखो पहला तो बात आइसोटोप्स में जो है ना, सेम एलिमेंट के ऊपर बात करेंगे, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आपका होगा। तो क्या होगा यहाँ पर कि डिफरेंट एलिमेंट्स, तो बात होगा यहाँ पर डिफरेंट एटम्स की। ठीक है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स टू डिफरेंट एलिमेंट्स होगा, तो एटम्स जो भी लेंगे वहां पर अलग अलग एलिमेंट्स का होगा। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा एटम्स का, तो एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, ऑब्वियसली डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट क्या होगा यहाँ पर कि हैविंग हैविंग क्या होना चाहिए बताओ। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, जो मास नंबर होता है वो आपका सेम होता है। ठीक है, हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर यहाँ पर दो अलग अलग एलिमेंट का, मतलब दो अलग अलग एटॉम का जो है वो एटॉमिक नंबर अलग होंगे, बट मास नंबर उसका क्या होगा, सेम होगा। देखो बहुत एक प्यारा सा एग्जांपल लेते तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो सोडियम और मैग्नीशियम तो अलग अलग एलिमेंट है कि नहीं बताओ, दो अलग अलग एटॉम से अलग अलग एलिमेंट का। तो यहाँ पर सोडियम की बात करें तो यहाँ पर 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और सोडियम मैग्नीशियम की बात करें तो 12 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये अलग अलग हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर मास नंबर इसका 23 है और इसका भी मास नंबर 23 है। तो ऐसे में आप लोग बता सकते हो कि हाँ ये आपका एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग समझ सके कि आइसोबार है ये। ठीक है, तो आइसोबार में क्या होता है दोस्तों कि ये जो है नीचे वाला हिस्सा, मतलब ये आपका जेड वाला पोर्शन, मतलब जेड वाला पोर्शन तो समझ में आ रहा है ना, एटॉमिक नंबर, वो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे, बट ऊपर वाला जो है आपका मास नंबर सेम रहेगा। समझ में आया, आइसोबार में मास नंबर सेम होता है। अब देखो आइसोटोन्स की बात करें तो क्या होता है वहां पर, आइसोटोन्स में क्या होता है यहाँ पर भी डिफरेंट एलिमेंट का एटम लेना होगा आपको। क्या होगा कि डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पर भी रहेंगे, डिफरेंट एलिमेंट की बात यहाँ पर भी होंगे अलग अलग। और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होंगे, ऑब्वियसली डिफरेंट एटॉमिक नंबर आपका अलग होंगे, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, वो क्या होगा, इक्वल होगा और सेम होगा। ठीक है, सेम नंबर में प्रेजेंट रहेगा। जैसे एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल अभी याद आ रहा है कि कैल्शियम, और दोस्तों यहाँ पर कैल्शियम है और आर्गन की बात करें। ठीक है, तो कैल्शियम और आर्गन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली कैल्शियम का 20 होता है, आर्गन का कितना होता है 80 होता है। अब देखो यहाँ पर अलग अलग आ रहा है क्या, अच्छा ठीक है, चलो इसको ले लेते हो। कार्बन आपका 6 होता है और नाइट्रोजन का कितना होता है 7 होता है। अब देखो 6 13 होता है कि नहीं बताओ, 6 आपका 14 होता है और 7 6 13 होता है कि नहीं बताओ, और यहाँ पर ये 14 होगा। तो यहाँ पर देखो माइनस करो, यहाँ पर माइनस करने से कितना आ रहा है, यहाँ पर माइनस करने से कितना आ रहा है 7 आ रहा है कि नहीं बताओ, और यहाँ पर माइनस करने से कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो क्या होगा, दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका समान है, दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन समान है कि नहीं बताओ। बट यहाँ पर एटॉमिक नंबर अलग अलग है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7 है। क्लियर हुआ। और ये देखो एटॉमिक जो मास नंबर है वो भी आपका डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कि जो इंपॉर्टेंट है कि मास नंबर और आपका एटॉमिक नंबर अलग होंगे, बट डेफिनेटली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है दोस्तों वो सेम रहेंगे। ये चीज ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताओ, क्लियर हुआ बात। आगे बढ़ते हैं फिर। समझ में आया। अब देखो और भी एग्जांपल दे सकते हो आप लोग, जैसे आइसोटोन की, सोडियम और मैग्नीशियम, ये इसका 11, ये 12 है, ये 23 और ये 24। देखो आप लोग करो, इसमें भी 12 आ रहा है और इसमें भी आपका 12 पाएंगे। तो ऐसे करके, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, सारा चीज क्लियर है एकदम, सारा चीज क्लियर है।
अब हम लोग आएंगे, अब आज की जो टॉपिक है दोस्तों यहाँ पर रेडियो एक्टिव के ऊपर चर्चा, ठीक है। तो पहला तो हम लोग समझ लेते हैं कि रेडियो एक्टिव होता क्या है। तो जैसे कि आप लोग ना पहले एक न्यूक्लियस बताया अभी आप लोगों को कि एक न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस है आपके पास जो क्या है कि बहुत भारी है, मतलब हेवी है, ठीक है। ये क्या है, एक बहुत ही हेवी न्यूक्लियस है जहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा मात्रा में है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स, ठीक है। जो न्यूट्रॉन्स की नंबर है वो आपका क्या है, प्रोटॉन्स के मुताबिक बहुत ज्यादा है। अब क्या है, इस हिसाब से क्या होता है, ये लोग जब हम लोग देखते हैं तो यहां पर से क्या होता है दोस्तों कि इनविजिबल रे ऐसे निकलता है यहां से, ठीक है। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट रे जो है दोस्तों यहां पर से निकलेंगे, ठीक है। तो वो कंटिन्यूअस मतलब होता है और ये चीज स्पॉन्टेनियस होता है एकदम, ठीक है, स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियसली बाहर से कोई भी एनर्जी मतलब देने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये अपने आप खुद ब खुद होता है, ये ठीक है, स्पॉन्टेनियस होता है। एक हेवी न्यूक्लियस है जो ऐसे मतलब वहां पर से ऐसे स्पॉन्टेनियसली डिफरेंट डिफरेंट रे जो है, पार्टिकल्स जो है वो निकल रहा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रे यहां से निकल रहा है। तो ये चीज जो है दोस्तों ये सब में नहीं होता, ठीक है। और जिस चीज में ये होता है, जिस सब्सटेंस में ये होता है, उस सब्सटेंस को हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव मटेरियल और सब्सटेंस। तो ये लोग बहुत डेंजरस है, ठीक है, ये लोग बहुत डेंजरस है। इसलिए जब इस टाइप का सब्सटेंस से हम लोग को मतलब डील करना पड़ता है तो क्या करना होता है, इन लोगों को एक लेड से दोस्तों, यहाँ पर लेड का एक ब्लॉक में इन लोगों को रखा जाता है, ठीक है, लेड का एक ब्लॉक में इन लोगों को रखा जाता है। ऐसे ये लेड का बना हुआ है क्योंकि लेड में ये लोग एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, लेड में ये लोग एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए लेड का ऐसे एक वेसल्स बना के मतलब उसके अंदर रखा जाता है इसको, समझ में आया। और ये जो रे की बात हो रही है डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर, तो उसी में हम लोग एक टाइप का रे मिलेंगे यहाँ पर, जो रदरफोर्ड ने जो ये ऑब्जर्व करने के बाद जब इस लोग बात बोले तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया ना, अल्फा पार्टिकल्स ऑब्जर्व किए, अल्फा पार्टिकल्स की। उसके बाद दोस्तों बीटा पार्टिकल्स मतलब बीटा रे, बहुत सारे पार्टिकल्स मिला के क्या होंगे, ऑब्वियसली रे बनेंगे। तो अल्फा पार्टिकल्स तो पहले हम लोग बात करेंगे, उसके बाद बीटा पार्टिकल्स यहाँ से मिल जाएंगे। फिर दोस्तों एक गामा जो है, गामा रे की बात करेंगे। अब देखो ये पार्टिकल्स नहीं है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। ये जो गामा है आपका, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब बाकी दोनों आपका डिफ्लेक्शन हो जाता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, जब इन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जब जाते हैं तब इन दोनों का दोस्तों यहाँ पर डिफ्लेक्शन होता है, आगे में जाकर हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये गामा का जो है ये न्यूट्रल है एकदम, इसलिए यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो हम लोग जब इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अभी जो है, अभी नेक्स्ट हम लोग टॉपिक लगाएंगे वहां पर, तो वहां पर क्या लिखेंगे दोस्तों कि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर बात, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर जितना भी चीजें हैं सब अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो चलो आप लोग हेडिंग लगाओ, अपने कॉपी में हेडिंग लगाओ, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स लगाओ हेडिंग, अरे लगाओ हेडिंग, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रे, ठीक है, अल्फा रे। तो पहला तो बात ये है कि अल्फा रे सर क्या होता है, बहुत अच्छे से सुनो। आपको अगर एक हीलियम एटॉम्स की बात किया जाए तो कैसे लिखोगे आप लोग, हीलियम एटॉम को प्रेजेंट कैसे करोगे कि सर हीलियम एटॉम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, जैसे 2 एटॉमिक नंबर और 4 उसका क्या होता है, 4 होता है उसका मास नंबर, ठीक है। तो मतलब हम अगर इसको लिखे ऐसा कि ये न्यूक्लियस है और जहां न्यूक्लियस की बात हो रही है तो वहां पर 2 प्रोटॉन्स रहेंगे और 2 न्यूट्रॉन्स रहेंगे इसका, ठीक है कि नहीं बताओ। ये आपका हीलियम है, उसमें 2 न्यूट्रॉन्स रहेंगे, 2 प्रोटॉन्स रहेंगे कि नहीं। अब दोस्तों इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे रहेंगे, ये होता है आपका हीलियम एटॉम, ये होता है आपका हीलियम एटॉम। अब देखो ध्यान से सुनो, अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। जब दोस्तों यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटाया जाएगा, जब आप क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को इससे हटाओगे, मतलब ये वाला गायब और ये वाले भी गायब, मतलब क्या बन जाएंगे फिर 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स फिर रह जाएंगे वहां पर न्यूक्लियस में। तो दोस्तों ये डबली चार्ज क्या हो जाएगा, फिर डबली चार्ज आपका हीलियम आयंस हो जाएगा कि नहीं बताओ। तो डबली चार्ज हीलियम आयंस का ही क्या बोला जाता है ना, अल्फा पार्टिकल्स, डबली चार्ज, ठीक है, डबली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, डबली पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस, यही है आपका अल्फा पार्टिकल। बात समझ में आया। अब देखो अल्फा पार्टिकल्स दोस्तों ये रेडियो एक्टिव डीके में निकलता है किसी भी पेरेंट न्यूक्लियस से। तो जब ये पेरेंट न्यूक्लियस से निकलता है तो जो वो डॉटर न्यूक्लियस में बदलते हैं तो क्या अंतर होता है उसमें, उस चीज को हम लोग समझ रहे थे। जैसे कि मान के चलो आपके पास एक पेरेंट आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब यहां से जब आपका एक अल्फा निकलेंगे दोस्तों, आप यहां से अगर जब आप अल्फा निकलेंगे तो एक नया डॉटर यहां पर मिलेंगे कि नहीं बताओ, एक डॉटर आपका क्या मिलेंगे, डॉटर आपका न्यूक्लियस मिलेंगे। तो ऑब्वियसली यहां पर आपका जेड नहीं होगा और यहां पर ए भी नहीं होगा,
लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, फिर यहाँ पर बन रहा है आपका एक अल्फा रे। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, अल्फा रे मिल रहा है, कितने बताओ, अल्फा रे मिल रहा है यहाँ पर। तो इसको बैलेंस करना है दोनों तरफ। देखो तो ये आपका 4 में घट जाएंगे और ये आपका क्या हो जाएंगे, 2 में घट जाएंगे। समझ में आया। तो जब एक न्यूक्लियस से, ध्यान सुनो, ये आपका पेरेंट न्यूक्लियस है, ये आपका पेरेंट न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आपका पेरेंट न्यूक्लियस है और ये आपका डॉटर न्यूक्लियस है, डॉटर न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आपका पेरेंट न्यूक्लियस है और ये आपका डॉटर न्यूक्लियस है। अब पेरेंट से दोस्तों जब एक अल्फा रे निकल जाता है, एक अल्फा पार्टिकल निकल जाता है, तो जो डॉटर बनता है वहां पर आपका एटॉमिक नंबर और आपका मास नंबर में डिफरेंस होगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट अलग तरीके से अलग अलग चीजों में बदल जाएंगे, अलग नंबर में बदल जाएंगे, क्योंकि एलिमेंट अलग हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास भी अलग हो जाएंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन कितना होगा कम। देखो तो एक अल्फा मतलब निकल गया, तो ए क्या होगा, यहाँ पर 4 कम हो जाएंगे और आपका जेड क्या हो जाएंगे, 2 कम हो जाएंगे। मतलब एटॉमिक नंबर 4 कम होगा, ए का मतलब होता है ना एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर आपका 4 घट जाएगा और जो आपका सॉरी एटॉमिक नंबर आपका 2 घट जाएंगे और मास नंबर क्या हो जाएंगे, आपका 4 घट जाएंगे। ध्यान से सुनो मेरी बात को, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आपका मास नंबर कितना घट जाएंगे, ना डिक्रीजेस, मास नंबर कितना यूनिट डिक्रीज करेंगे, ना मास नंबर से डिक्रीज करेंगे 4 यूनिट। समझ में आया। और आपका एटॉमिक नंबर कितना डिक्रीज करेंगे, ना एटॉमिक नंबर आपका डिक्रीज करेंगे 2 यूनिट। ठीक है, अब देखो एक सहज सा, एक सरल सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। यूरेनियम यूरेनियम 23892 ले लो। ठीक है, वहां पर से आप एक अल्फा रे को निकालो तो ऑब्वियसली क्या बनेंगे, यहाँ पर थोरियम 90 234 प्लस He42, ऐसे दोनों तरफ ऐड करो दोस्तों, यहां पर और यहां पर ऐड करो तो ये चीज मिलेंगे, यहां दोनों ऐड करो ये चीज मिल जाएंगे। ये हमेशा होगा, दोनों तरफ बैलेंस होंगे। इस साइड यहां पर आपका जितना मास नंबर है, इधर भी टोटल करोगे तो उतना ही मास नंबर आएंगे और इधर आपका एटॉमिक नंबर जितना है ऐड करोगे तो एटॉमिक नंबर वही आएंगे। तो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट सवाल आपका बन सकता है। ठीक है, तो देखो अगर एक अल्फा निकाले, फिर से और एक अल्फा अगर निकालेंगे, यहाँ से मान लो यहाँ से और एक अल्फा निकाले तो क्या होगा, यहाँ से और एक अल्फा निकाले तो यहाँ एक्स था, वाई हुआ, जेड बना, मान लो कि जेड नहीं बोलेंगे तो पी बोलेंगे, पी बोल देंगे। देखो चलो पी बोल देंगे, तो पी बोलेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएंगे, फिर a माइनस 8 मतलब 8, ये और 4 घट जाएंगे और 4 घट जाएंगे और ये आपका क्या हो जाएंगे z माइनस 4। फिर यहां से एक अल्फा निकाले। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताओ, दिख रहा है ना, दिख रहा है पूरा अच्छा, सही है सब कुछ एकदम। तो अल्फा की तो ये कहानी था सर, समझ में आ गया। तो कैसे मतलब एक अल्फा जब एक न्यूक्लियस से निकलता है और एक नया डॉटर न्यूक्लियस जब बनता है तो उसका क्या हालत होता है, देख रहे हैं ना आप लोग, देख रहे हो ना, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। अब देखो ये अल्फा रे जो आया है यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स, तो अल्फा पार्टिकल्स का दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग एग्जाम के रिगार्डिंग। तो वन बाय वन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक आई विल एक्सप्लेन हियर। तो आप लोगों को बस सुनना है अच्छे से और छोटा छोटा करके नोट करना है। ठीक है, तो पहला तो बात ये है सर, जस्ट एक मिनट, एक मिनट। तो क्या है सर अल्फा पार्टिकल, देखो तो अल्फा पार्टिकल को तो पहले हम लोग बात कर लिए कि ये आपका डबली चार्ज हीलियम आयंस होता है He2+। सेकंड वाला पार्ट ये है, अच्छा और भी बात अगर करें यहाँ पर तो ऑब्वियसली इसका जो मास होगा तो 4 इंटू प्रोटॉन्स की मास होंगे, 4 गुना प्रोटॉन्स का हो जाएंगे, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन्स, मास क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन्स। और दोस्तों यहाँ पर अगर चार्ज की बात करें तो 2 इंटू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, हाँ चार्ज इंटू प्रोटॉन्स मतलब प्रोटॉन्स का चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज तो समान ही होता है, बस अंतर होता है आपका साइन में। तो आपका ये चार्ज डबल ऑफ द प्रोटॉन्स हो जाएंगे और ये आपका मास जो होगा, ये मास आपका प्रोटॉन्स का जो मास होगा वो उसका 4 गुण कर दो तो मिल जाएंगे, आसान है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर तो ये अल्फा पार्टिकल्स दोस्तों सबसे मतलब इसका जो है एनर्जी कम होता है, लेस एनर्जेटिक, ये लिस्ट एनर्जी होता है, ये इसके पास जो एनर्जी होता है लिस्ट होता है, लिस्ट एनर्जेटिक पार्टिकल्स है ये। ठीक है, ये आपका क्या है लिस्ट एनर्जेटिक पार्टिकल। तो इसलिए क्या होता है ये इसका बहुत ज्यादा क्या होता है कोलिशन होता है। ठीक है, ये फेस करता है बहुत ज्यादा कोलिशन, फेस more collision with atoms and molecules। ठीक है, मतलब जब ये मान लो जा रहा है कि एक सब्सटेंस से जा रहा है, ये एक सब्सटेंस है आपका ऐसे ऐसे करके, अब जब यहाँ अल्फा रे जा रहा है, अल्फा रे, तो क्या हो रहा है दोस्तों कि अल्फा रे का जैसे कि मान लो कि आपका क्या बताया अभी कि एनर्जी लीस्ट एनर्जेटिक है ये, तो ये जाने के टाइम बहुत ज्यादा फेस करेंगे, क्या कोलिशन फेस करेंगे एटॉम्स और मॉलिक्यूल के साथ, तो ये ज्यादा मतलब भेद नहीं कर सकते। ठीक है, ये ज्यादा भेद नहीं कर सकते, मतलब यहाँ की जो पॉइंट बता रहे हैं हम कि ये जो पेनिट्रेशन है ये लेस पेनिट्रेशन पावर है इसका, लेस पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर।
ये ज्यादा मतलब पेनिट्रेट नहीं कर पाते। ऐसे मान लो कि अगर हम लोग इसको रोकना चाहे तो डेफिनेटली ये एनिमल सेल से रुक जाएंगे। एनिमल सेल जो हम लोग का हाथ होता है ना ऐसे, तो हाथ में ये लोग क्रॉस नहीं कर पाते, मतलब हाथ में ये लोग अगर आपको इसको रोकना है तो ऐसे हाथ में भी रोक सकते हो इसको, ठीक है। तो हाथ को आपको भेद करके ये लोग नहीं जा पाते, समझ में आया। तो ये एनिमल सेल से रोका जा सकता है इसे। तो इसका पेनिट्रेशन पावर जो है दोस्तों ये बहुत ही कम है, इसको ध्यान से सुनो। और इसका कारण जो वजह है इसका वो हम उन्होंने क्या बताया अभी आप लोगों को कि ये सबसे लीस्ट एनर्जेटिक होता है। इसी वजह से जब ये मतलब जाता है ना किसी और सब्सटेंस से, तो वो ज्यादा से ज्यादा फेस करते हैं, कोलिशन फेस करते हैं, और इसी वजह से क्या होता है वो रुक जाते हैं और डेफिनेटली वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, अब दोस्तों बात करेंगे तो इसका मास बहुत ज्यादा होता है। ऑब्वियसली मास आपका देखो बहुत ज्यादा है। और अगर वेलोसिटी की बात करें तो यहां पर इसका वेलोसिटी आपका हो जाएगा, आपका वेलोसिटी हो जाएंगे 10⁻7 मीटर पर सेकंड, इस हिसाब से आएंगे इसका, ठीक है। तो देख पा रहे हो आप लोग इसका मोमेंटम भी बहुत अच्छा खासा हो जाता है कि मास जो है बहुत अच्छा है इन लोगों का। अब देखो अगर हम लोग बात करें तो अल्फा रे का दोस्तों कि इसका जब ये किसी गैस से जाते हैं तो आयोनाइजेशन बहुत वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वेरी गुड आयोनाइज कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं ना, आयोनाइज आयोनाइजेस गैसेस व्हेन पास थ्रू इट। जब दोस्तों गैस से जाता है ना तब वो गैसेस पार्टिकल्स को आयोनाइज कर देते हैं ये, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बताओ। जब ये गैस के थ्रू जाते हैं तो गैस को क्या कर देते हैं आयोनाइज कर देते हैं, और इसका आयोनाइजेशन पावर बहुत अच्छा है क्योंकि ये बहुत भारी है दोस्त, ठीक है। समझ में आया। तो इसका आयोनाइजेशन पावर जो है वो बहुत अच्छा है। और आप देख सकते हो कि इसका जो आयोनाइजेशन पावर है वो अगर हम लोग अल्फा पार्टिकल्स मतलब गामा के हिसाब से और बीटा के हिसाब से तुलना करें दोस्तों, तो बीटा से ये 1/100 टाइम्स तो अच्छा रहेगा, मतलब सॉरी बीटा से ये 100 गुना ज्यादा अच्छा है, ठीक है, 100 टाइम्स देन बीटा। और अगर देखेंगे यहाँ पर गामा की तो यहाँ पर तो आपका 10⁴ टाइम्स गामा के हिसाब से बेटर है ये, ठीक है। तो ये आयोनाइज इसका बहुत अच्छा पावर है, क्लियर। अब देखो ये अल्फा रे दोस्तों ये फोटोग्राफिक प्लेट में क्या कर सकता है, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट में अगर देखें हम लोग फ्लोरोसेंस जो इवेंट है वो करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्लोरोसेंट करते हैं, फ्लोरोसेंट, ठीक है। फ्लोरोसेंट यहां पर होता है फोटोग्राफिक प्लेट में, फोटोग्राफिक प्लेट में। तो ये फ्लोरोसेंट इवेंट को कर सकता है, ठीक है। और क्या पॉइंट है यहाँ पर इंपॉर्टेंट ना, देखो कि अल्फा पार्टिकल्स की जब बात होंगे यहाँ पर तो आपका ऑब्वियसली वेलोसिटी हो गया, आयोनाइज होगी। अब देखो ये टिश्यू के ऊपर खतरनाक प्रभाव फैल सकता है कि नहीं, ऑब्वियसली एनिमल टिश्यू के ऊपर इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है, मतलब ये आपको मतलब क्षति पहुंचा सकते हैं, बट उतना भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो हार्मफुल है ये बट ज्यादा नहीं है। तो हार्मफुल थोड़ा बहुत हार्मफुल हो सकता है अगर कंटिन्यूअसली अल्फा पार्टिकल्स बॉडी में इंजेक्ट मतलब रेडिएशन आते रहे, तो ऑब्वियसली वहां पर हार्मफुल एक इफेक्ट रहेगा, बट उतना भी ज्यादा नहीं है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी कुछ जो है अल्फा पार्टिकल्स के रिगार्डिंग हम आप लोगों को बता दिए, और आप लोग देख सकते हो और क्या कुछ चीज यहाँ से छूट रहा है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रॉय कर सकता है आपका लिविंग सेल को, वो हम आप लोगों को बता दिए, ठीक है। और पेनिट्रेशन पावर की अगर बात करें तो बहुत ही कम है, वो भी आप लोगों को बता दिए फोटोग्राफिक प्लेट वाला, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ये इफेक्ट करता है और फ्लोरोसेंट भी होता है, समझ में आया। फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर भी इफेक्ट करते हैं और फ्लोरोसेंट इवेंट भी होता है। तो आई होप ये अल्फा पार्टिकल्स के हिसाब से एनफ है, आप लोग जस्ट इतना याद कर लो एंड अच्छे से कॉपी में नोट्स बना लो। आगे में हम लोग जाएंगे और बीटा पार्टिकल्स के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या है बीटा पार्टिकल्स और क्या सब मतलब बीटा पार्टिकल्स जब एमिट होता है तो क्या कुछ घटनाएं वहां पर घटती है, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं दोस्तों आप, तब तक के लिए आप लोग थोड़ा पानी वगैरह पी लो। हम भी थोड़ा पानी पी के आते हैं, एक मिनट जस्ट। तो इसको जस्ट चेंज कर लो, बीटा कर दो इसको, ठीक है। तो बीटा कर दो। अब देखो बीटा, तो पहले तो बात यह है कि बीटा पार्टिकल्स, देखो बीटा पार्टिकल्स है क्या। तो बीटा पार्टिकल्स होता है तुम्हारा, ये है इसका रिप्रेजेंटेशन -e। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसा ही दिख रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जैसा ही दिख रहा है, लेकिन ये कहां से बनता है, देखो एक तो आता है हम लोग का कैथोड रे, ठीक, एक होता है आपका कैथोड रे और एक होता है बीटा रे। तो दोस्तों कैथोड रे में जो इलेक्ट्रॉन्स की बात होता है वो आपका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है आपका ऑर्बिटल्स वाला इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स जब आ जाता है, मतलब ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स जब उसका मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है, तो चीजें ये कैथोड से बनता है। एटॉम से जब ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन्स हट जाता है तो ये कैथोड रे बनता है सब। और बीटा रे की बात हो रहा है तब क्या होगा, ये न्यूक्लियस में होता है चीजें, न्यूक्लियस के अंदर जब आपका एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स में बनता है। ये कब होता है
जब एक न्यूट्रॉन आपका, एक न्यूट्रॉन किसमें बदलता है, एक प्रोटॉन में बदलता है सर, और साथ में आपका क्या मिल जाएंगे यहाँ पर, एक ये वाला पार्टिकल। तो ये आपका एक एक्साइटेड हाईली एनर्जेटिक आपका इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल। तो ये इसका सोर्स अलग है, और ये वाला नॉर्मल जो कैथोड रे है आपका इलेक्ट्रॉन, इसका सोर्स अलग है। ये आपका न्यूक्लियर रिएक्शंस के वजह से बन रहा है, मतलब पूरा न्यूक्लियस चेंज हो रहा है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन से बदल रहा है, तब जाके ये चीज बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो, अगर इसको पूरा पूरी अच्छे से बैलेंस करे तो और भी एक चीज यहां से निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो ये आपका प्रोटॉन, बहुत अच्छे समझो, ये आपका बीटा पार्टिकल और ये आपका न्यूट्रॉन। तो जब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदलता है, और ये भी कब होता है, जहां पर मान लो ज्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की मात्रा ज्यादा है प्रोटॉन से, तब ये चीज हो सकता है वहां पर उस न्यूक्लियस में। अब देखो बात करेंगे, जब एक न्यूक्लियस में से ये चीज निकलता है तो क्या बनता है। तो आपके पास एक न्यूक्लियस है, मान लो एक्स, ये आपका मास नंबर है और ये आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब ये बीटा पार्टिकल्स को हटाएंगे हम यहां से, तो क्या होगा, ये ऑब्वियसली अलग चीज में बदल देंगे। अब बदलेंगे जब दोस्तों, तो इसका देखो ए का कोई भी जो है वो परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो फिक्स है आपका, ए जो था यहां पर भी ए ही रहेंगे, लेकिन यहां पर जेड में अंतर है दोस्तों, जेड आपका एक चेंज हो जाएगा, ठीक है, जेड आपका एक बढ़ जाएगा। तो वो आपका ध्यान देने वाली बात ये है। तो अगर हम लोग ये आपका पेरेंट है और ये आपका डॉटर है, ठीक है, पहले में भी हम लोग देखे थे अल्फा पार्टिकल्स में पेरेंट डॉटर वाला कहानी। तो वहां पर दोस्तों क्या था, जब अल्फा पार्टिकल्स की बात हो रहा था, तो अगर पीरियोडिक टेबल में पेरेंट्स का पोजीशन यहां है, तो उसका पोजीशन क्या हो जाएंगे, आगे में चले जाएंगे ना, 2 घर आगे में चले जाएंगे। वो ध्यान से सुनो, ये जहां पर पेरेंट की पोजीशन, मान लो यहां पर यूरेनियम था, ठीक है, यूरेनियम था यहां पर, लेकिन जब थोरियम बना तो उसका पोजीशन कहां होंगे, इसके 2 घर आगे, मतलब यहां पर होंगे। बट यहां पर क्या हो रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब पेरेंट्स का अगर पोजीशन यहां रहा नहीं पीरियोडिक टेबल में, तो डॉटर का इधर होंगे। तो देखो कैसे चेंज हो रहा है इन लोगों का पीरियोडिक पोजीशन, इस साइड जाओ, इधर जाओ, आगे में जा रहा है। अल्फा पार्टिकल्स जब निकल रहे हैं वो आगे जा रहे हैं, तो उसका जो डॉटर बन रहा है पेरेंट्स से वो आगे जा रहा है। बट यहां पर क्या हो रहा है, पीछे आ रहा है, इधर मतलब इस साइड आ रहा है, बढ़ रहा है, उसका लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है। तो ये जो डॉटर न्यूक्लियस बना यहां पर, इसका पीरियोडिक पोजीशन में क्या होगा, पेरेंट से एक घर नेक्स्ट में होंगे, बाद में होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे कार्बन C612, और यहां से अगर हम लोग एक चीज निकाले, C14 कर दो, ये C14, ठीक है, तो नाइट्रोजन 7 हो गया, ये समझ में आया। बस जितना समझ लो आप लोग, इतना समझ लो कि कार्बन 14 यहां से इलेक्ट्रॉन हटा, मतलब एक बीटा पार्टिकल्स, बार बार इलेक्ट्रॉन्स की बोल रहे हैं, ये बीटा पार्टिकल्स है, अभी बीटा रे है, तो ये चीज बना, एक नया आपका एक न्यूक्लियस बना डॉटर वाला, और ये आपका एक बीटा पार्टिकल्स निकल गया यहां से। तो ऐसे पूरा न्यूक्लियस का चेंज हो रहा है। देखो ये आपका एक अलग एटॉम था और ये डिफरेंट एटॉम है। कब ये हो रहा है, जब यहां से एक बीटा पार्टिकल्स जो है हट रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। तो देखो कहानी वही है, यहां पर हम लोग आगे में जाके पढ़ेंगे कि बीटा पार्टिकल्स जो है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो चलो उसी और चलते हैं हम लोग। अब देखो आप लोगों से ये चीज बता देते हैं हम कि अल्फा पार्टिकल्स एक निकाले, फिर 2 निकाले, उसके बाद बीटा भी निकाले, तो उस हिसाब से पूरा रेडी रहना कि इस हिसाब से सवाल पूछेगा आपसे, ठीक है। जो भी एक्सरसाइज है बुक में आप लोग बहुत ध्यान से कर लो, एग्जाम में वहीं से फंसेंगे सवाल। बस कॉन्सेप्ट हम क्लियर करवा दे रहे हैं आप लोगों को। अब देखो बीटा पार्टिकल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों, वो हम लोग अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। बीटा पार्टिकल्स का जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो अभी हम लोग बात करेंगे। तो पहले तो बात यह है कि बीटा पार्टिकल्स देखने में कैसा है। तो देखने में सर तो बहुत अच्छा है, देखने में वो एकदम इलेक्ट्रॉन जैसा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जैसा ही एकदम एग्जैक्टली, बट उसका सोर्स डिफरेंट है, अलग है सोर्स। सेकंड नंबर में अगर देखेंगे हम लोग, तो देखो उसका पेनिट्रेशन पावर जो होता है वो ज्यादा होता है, मतलब अल्फा से ज्यादा होता है। पेनिट्रेशन पावर, इसका पेनिट्रेशन पावर मोर देन अल्फा, बट लेस देन बीटा, गामा, लेस देन गामा, ठीक है। गामा से क्या होता है आपका, गामा से आपका कम होता है, बट अल्फा से ज्यादा होता है। अब दोस्तों बात करें इसका, तो ये आयोनाइजेशन कर सकता है, ऑब्वियसली इसका भी आयोनाइजिंग पावर है, तो आयोनाइजिंग पावर है इसका,
बट वो आयोनाइजिंग पावर लेस देन अल्फा बट मोर देन गामा। गामा से ज्यादा है लेकिन अल्फा से कम है। ये देखो अल्फा पार्टिकल्स जो है आपका क्या है कि बीटा पार्टिकल्स वो आपका पेनिट्रेशन तो हो गया, आयोनाइजिंग हो गया। अब क्या बात करेंगे कि देखो ये फोटोग्राफिक प्लेट में इफेक्ट करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट में इसका इफेक्ट होता है। जी हाँ, अब देखो जब ये फ्लोरोसेंट मतलब फ्लोरोसेंट में ये इफेक्ट करता है, फ्लोरोसेंस करता है, ये फ्लोरोसेंट इवेंट होता है यहां पर, ठीक है। और क्या पॉइंट बात करें कि ये जब एक मेटल से टकराता है दोस्तों, ये मेटल है मान लो, तो यहां से एक्स रे निकलेंगे, तो बहुत तेज गति में आने वाला बीटा पार्टिकल्स अगर कोई मेटल के साथ स्ट्राइक करता है तो डेफिनेटली वहां पर क्या होंगे, एक्स रे डेवलप होगा। फ्लोरोसेंट फ्लोरोसेंट इवेंट होंगे, फोटोग्राफिक प्लेट में स्ट्राइक करेंगे तो वहां पर फोटोग्राफिक प्लेट दिखाएंगे, ऑब्वियसली फोटोग्राफिक इफेक्ट, फ्लोरोसेंट निकलेंगे वहां पर, फ्लोरोसेंट कोई भी सब्सटेंस के साथ अगर ये स्ट्राइक करेंगे तो वहां पर फ्लोरोसेंट इवेंट भी होगा, फ्लोरोसेंस होगा वहां पर, ठीक है। और क्या बात है कि देखो ये जैसे चार्ज है तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन होंगे। जैसे मान लो कि ये आपका प्लस 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 है, इधर माइनस 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 माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड हम डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब ये दोस्तों बीटा निकलेंगे यहां से तो बीटा किधर जाएंगे, तो बीटा आपका इधर जाएंगे, ये बीटा पार्टिकल्स इधर जाएंगे, और अल्फा की साइड जाना था। अल्फा के बारे में अगर बात करें हम लोग तो ये पॉइंट आई थिंक छोड़ दिए थे, तो अल्फा दोस्तों इधर जाएंगे और बीटा का डिफ्लेक्शन थोड़ा ज्यादा होंगे क्योंकि ये हल्का है, तो ये पूरा मतलब बेंड कर जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में भी आप लोग देख सकते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेटिक फील्ड देते हैं यहाँ पर तो उधर भी क्या होगा, इसका डिफ्लेक्शन होगा, और अल्फा पार्टिकल्स का भी डिफ्लेक्शन हो रहा था। लेकिन दोस्तों गामा का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, गामा का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये बात ध्यान देने वाली है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग तो बीटा पार्टिकल्स क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा क्या होंगे, डिफ्लेक्टेड होंगे, डिफ्लेक्टेड होगा, समझ में आया, डिफ्लेक्टेड होगा। तो इतना सारा बात हम लोग अभी अल्फा बीटा पार्टिकल्स के ऊपर चर्चा कर लिए, पेनिट्रेशन, आयोनाइजिंग, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रहा है। बीटा पार्टिकल जैसे कि बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जैसा ही, तो इसका अगर हम लोग रेस्ट मास देखेंगे, रेस्ट मास तो इलेक्ट्रॉन जैसा ही है, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। चार्ज की अगर बात करें तो 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम, ऐसे माइनस, ठीक है। बीटा पार्टिकल्स के ऊपर इतना सारा चर्चा हम लोग कर लिए, समझ में आ रहा है। पेनिट्रेशन पावर, आयोनाइजिंग पावर, फोटोग्राफिक प्लेट, फ्लोरिनेशन, फ्लोरोसेंट, रेस्ट मास बता दिया आप लोगों को, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ऐसे क्रिया होता है। अब आगे में जाएंगे हम लोग, आगे में बात करेंगे गामा रे के ऊपर, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ आप लोग गामा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स नहीं, ऑब्वियसली गामा रे बोलेंगे यहाँ पर, पार्टिकल्स नहीं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलो भाई, अब देखो ये एक क्लास में अगर कंप्लीट कर देते न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन तो पूरा मतलब बहुत लंबा 2-3 घंटा का वीडियो हो जाता, तो वो नहीं करेंगे आप लोग, अभी धैर्य का एक लिमिट है, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो अब गामा नहीं, तो पहला बात तो ये है कि गामा, देखो गामा कब निकलता है, तो गामा का ऐसे नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो ये जीरो है, ऐसे जीरो है, मतलब ना तो इसके पास चार्ज है ना तो इसके पास मास है, तो नो चार्ज नो रेस्ट मास, रेस्ट मास भी इसका क्या है, जीरो है। अब देखो ये आपका गामा कब निकलेंगे, जब मान लो एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, अब उस न्यूक्लियस से अल्फा निकालें, बीटा निकालें, फिर क्या हुआ, वो डॉटा न्यूक्लियस में बदले। ध्यान से सुनो जो बात बता रहे हैं कि डॉटा न्यूक्लियस में बदले। अब देखो दोस्तों क्या हुआ कि जब ये डॉटा न्यूक्लियस में बदले तो क्या हुआ, इसका एक्साइटेड था, वो ये क्या था, एक्साइटेड था, तो ये एक्साइटेड स्टेट में था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहां पर एमिट करेगा, क्या करने लगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करने लगा ये, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एमिट हो रहा है, जब ये एक्साइटेड स्टेट से स्टेबल बन जाएंगे तो उस टाइम जो ये रेडिएशन निकला है उसके बॉडी से, जो रेडिएशन निकला दोस्तों वही गामा रे है, वही गामा रे है, ठीक है। अब देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, तो पहला तो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा है, पेनिट्रेशन इफेक्ट इसका क्या है, मैक्सिमम है,
सबसे खतरनाक है ये हम लोग के बॉडी के लिए। अगर हम लोग हाथ ऐसे देंगे तो हाथ को तो ये इजीली क्रॉस कर जाएंगे। उसके बाद अगर एल्यूमिनियम का कुछ कुछ एल्यूमिनियम, मोटा सा एल्यूमिनियम देंगे तो वो भी उसको भेद करके चले जाएंगे। लास्ट में दोस्तों कंक्रीट वॉल को भी भेद करके चला जा सकता है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर कार्बन, 30 सेंटीमीटर अगर आयरन ब्लॉक दिया जाए तो उसको भी भेद कर देंगे। तो रोकेंगे कैसे इसको ना, लेड से रोका जा सकता है इसको। ठीक है, लेड का अगर एक मोटा सा एक प्लेट है तो लेड से ये रोका जा सकता है। तो अल्टीमेटली इसको अगर रोकना है तो लेड को यूज करना होगा। ना तो ये एनिमल सेल हाथ से ना रोकेंगे, ना तो एल्यूमिनियम, ना तो कंक्रीट, सबको भेद करके चले जाएंगे। इतना पेनिट्रेशन पावर इसका जबरदस्त है। ठीक है, तो ये सबसे हार्मफुल होता है। क्लियर है ये बात? अब देखो वेलोसिटी की अगर बात करें दोस्तों तो ये एकदम एग्जैक्टली मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो लाइट की वेलोसिटी में चलेंगे ये। और बीटा पार्टिकल्स की अगर वेलोसिटी की बात करते हैं हम लोग तो बीटा पार्टिकल का वेलोसिटी इससे थोड़ा कम था, मतलब 10⁸ के रेंज में था, लेकिन लेस देन आपका लाइट। लाइट का वेलोसिटी के उतना नहीं था, लाइट के वेलोसिटी के कम ही था, लेकिन यहां पर अगर बात करेंगे तो ये लाइट के वेलोसिटी के बराबर होंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब जैसे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो ये ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इफेक्ट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इफेक्ट होंगे, ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इफेक्ट होंगे। तो इसका कोई भी यहां पर इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट। ठीक है, ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा, नॉट डिफ्लेक्टेड। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी फील्ड द्वारा जो है ये डिफ्लेक्शन इसका नहीं होने वाला है। समझ रहे हो? अब देखो इसका मास तो नहीं है तो आयोनाइजिंग नहीं करते ये। ठीक है, तो ये इसका जो आयोनाइजिंग पावर है बहुत ही कम है। ठीक है, तो लिस्ट आयोनाइजिंग पावर अगर बोल सकते हैं यहां पर, तो इसका जो आयोनाइजिंग पावर है दोस्तों, मतलब किसी भी गैस के थ्रू जाएंगे तो उसको आयोनाइज ये नहीं कर सकता, तो लीस्ट आयोनाइजिंग पावर है। तो गामा रे ये है आपका। और गामा रे के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है सर? तो गामा रे आपका पेनिट्रेशन पावर बता दिए, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये आपका डेविएशन नहीं होगा, आयोनाइजिंग पावर भी बहुत ही कम है, लिस्ट है। समझ में आया? इतना सारा बात क्लियर हुआ? इतना सारा बात क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? अभी तो आगे का कहानी जो है यही है कि फोटोग्राफिक प्लेट में ये इफेक्ट करेंगे, फोटोग्राफिक प्लेट में इफेक्ट करता है, फोटोग्राफी इफेक्ट दिखाते हैं, फ्लोरोसेंट इफेक्ट दिखाएंगे, पेनिट्रेशन मैक्सिमम है। अल्फा के हिसाब से देखें तो अल्फा से 10,000 टाइम्स ज्यादा है, और बीटा से देखेंगे तो 100 टाइम्स ज्यादा है। अल्फा से देखेंगे तो 10,000 टाइम्स ज्यादा है, इतना ज्यादा है, और बीटा से देखेंगे तो इतना। आयोनाइजिंग पावर देखेंगे तो बीटा से 1/10 है, 1/100, इतना टाइम कम है, मतलब बीटा टाइम्स होता है। और अगर ये बीटा के रेस्पेक्ट में है, और अगर अल्फा से देखेंगे तो आयोनाइजेशन जैसे अल्फा का सबसे ज्यादा, तो उसके मुताबिक बहुत ही कम है ये, 1/10,000। ठीक है, उतना टाइम्स जो है इसका होता है, इतना बहुत ही कम है अल्फा के तुलना। ठीक है, फ्लूरोसेंट होता है, फोटो रिफ्लेक्ट, और ये जो तो सबसे मतलब मैक्सिमम हार्मफुल होता है, ये मोस्ट हार्मफुल है ये एनिमल सेल के लिए, लिविंग सेल के लिए, कैंसरस है ये एकदम। तो गामा रे बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो ये जब किसी न्यूक्लियस से मतलब बाहर जाएंगे तो ऑब्वियसली वहां पर ना तो उसका न्यूक्लियस का चेंज होगा कुछ भी, ना तो प्रोटॉन चेंज होंगे, ना तो मास नंबर चेंज होगा, ना तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब ये अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, जैसे मान लो न्यूक्लियस है एक्स, ठीक है, इसका एक्स, हाँ, ए और जेड, तो ये मान लो कि बहुत एक्साइटेड था पहले, फिर यहां से ये गामा रे निकल गया, फिर देखो कुछ चेंज हुआ क्या? ए जैसा था वो ऐसा ही अभी भी ए है, जेड जैसा था जेड जैसा था अभी भी जेड ही है दोस्तों। तो जेड का ना तो कोई चेंज हुआ है, ना तो ए का कोई चेंज हुआ है जब ये गामा यहां से निकलेंगे। समझ में आया? अब दोस्तों यही सारा चीजें यहाँ पर, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका वो फ्यूजन वाला और उन लोग का जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, आई थिंक, हाँ, यूज वाला। ठीक है, तो यूज के ऊपर चर्चा करेंगे। यूज डिफरेंट टाइप ऑफ यूज है अल्फा बीटा गामा रे का। उसके बाद आपका न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से, आई थिंक, और ज्यादा कुछ है नहीं। तो बस और एक लेक्चर लगेंगे, तब तक आप लोग ये चीज को रेडी कर लो। आई होप समझा दिया आप लोगों को, और एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन जो है आप लोगों को रिपीट रिवीजन करवा दे रहे हैं। तो देखो इतना क्लास आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है आप लोग एकदम शांत बैठे हो। ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहे हो आप लोग, ना तो शेयर करो, ना तो सब्सक्राइब करो, लाइक भी नहीं करते हो आप लोग। ठीक है, इतना टाइम थोड़ी होता है आप लोगों के पास, सर के पास टाइम है बहुत आप लोगों के लिए, इतना लंबा लंबा लेक्चर बनाए।
लेकिन आप लोगों के पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं होता कि हाँ थोड़ा लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। तो देखो, सोचो कि क्या सही हो रहा है ये। देखो आप लोग क्या सही है। देखो जो एनर्जी मिलेगा ना मेरे को, रात 2 बजे भी वीडियो बना लेंगे, बट वो चीज आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट तो चाहिए ना, कि सर इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए, तो ऑब्वियसली हम लोग को तो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देना चाहिए सर। बस थोड़ा सा दोस्त लोगों को बोल दो लाइक ये थोड़ा सा बढ़ जाएंगे सब्सक्राइब, तो ये मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं है। ठीक है, मोटिवेशन की एक बात होती है ना, सभी के पास एक कुछ ना कुछ मोटिवेशन होने के लिए चाहिए। तो ऑब्वियसली मेरा तो मोटिवेशन आप लोगों को पता है कि व्यूज ज्यादा से ज्यादा आए और सब्सक्राइब हो जाए, बस तब ना जाके क्वालिटी वीडियो आप लोगों को दे पाए हम। ठीक है, तो क्या पढ़े आज की क्लास में दोस्तों, अल्फा रे जब किसी भी चीज से निकलेंगे उसका इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटा जब निकलेंगे तो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपका इफेक्ट होंगे वो इंपॉर्टेंट है। बस इसको रिवाइज करवा दे रहे हैं। आपके पास एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉम मास नंबर ए है, जेड एटॉमिक नंबर है, जिससे आप जब इससे अल्फा निकालोगे तो ये नया वाला जो न्यूक्लियस मिलेंगे यहाँ पर, तो उसका जो आपका मास नंबर होगा वो 4 कम हो जाएंगे, 4 घट जाएंगे, और आपका जो नया न्यूक्लियस बन रहे हैं वहां पर एटॉमिक नंबर 2 घट जाएंगे। ये बात यहाँ पर से हो रहा है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, और ये डबली चार्ज हीलियम आयन से और कुछ नहीं है, अल्फा पार्टिकल्स। अब देखो जब यहां से आपका एक बीटा निकलेंगे तो आपका जो नया न्यूक्लियस बनेंगे वहां पर आपका ध्यान देने वाली बात है कि ये एक बढ़ गया, लेकिन ये एज इट इज जैसा था वैसा ही है। ठीक है, जब ये बीटा यहां से निकल रहा है, ठीक है, एक बीटा जब यहां से निकल रहा है, बस। अब अगर आपसे ये पूछे कि ये दो बार मान लो कि अल्फा निकाले, एक बार अल्फा निकाले, फिर एक बार अल्फा निकाले, फिर एक बार बीटा निकाले, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, तो x से मान लो ये a था पहले, अब यहां से एक अल्फा निकाले हम लोग, तो ये नया वाला बने मान लो कि a माइनस 4 और z माइनस 2। अब यहां से फिर से अगर हम लोग एक अल्फा निकाले तो ये मान लो कि एक्स वाई पी बना, मान लो पी, तो ये आपका a माइनस 8 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका z माइनस 4। अब मान लो कि यहां से एक आपको बोला गया कि अल्फा बीटा निकालो, ठीक है, यहां से एक बीटा निकालो, तो एक यहां पर बीटा निकालेंगे तो क्यों बनेंगे, क्योंकि हर एक में न्यूक्लियस चेंज हो रहा है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन से तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस तो चेंज होंगे। तो देखो यहाँ पर इसका तो कोई भी चेंज नहीं होगा, a माइनस 8 ही रहेंगे, लेकिन ये आपका एक बढ़ जाएंगे, मतलब z माइनस 3 हो जाएंगे। समझ में आया। तो ये 2-3 ऑपरेशन के बाद आपको लास्ट में आगे पूछा जाएगा कि इसका वैल्यू इतना है, मान लो कि a माइनस 8 का वैल्यू कुछ दे दिया और आपका z माइनस 3 का वैल्यू कुछ दे दिया, तो ऑब्वियसली आप लोग जो पेरेंट है, मतलब यहाँ इसका एटॉमिक नंबर मास नंबर नहीं कैलकुलेट कर सकते हो क्या, बहुत आराम से बहुत आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी झमेला झंझट वाली बात नहीं है। तो ऑब्वियसली एग्जाम में ऐसे ही सवाल आएंगे आप लोगों का। और एक चीज कि यहाँ पर जो भी चीज हो रहा है दोस्तों बहुत कॉन्सेप्चुअल है, और आप लोगों को क्लास करने के बाद पता चल गया है, आई होप पूरा नोट्स भी लिख लिया हो, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया बहुत अच्छे तरीके से। बस वेट करो आप लोग, 1-2 दिन के अंदर हम नेक्स्ट पार्ट दे देंगे, और आप लोगों का और एक वीडियो देना बाकी है अभी, जो कि आपका क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखो, सीखो, बस मस्ती से पढ़ाई करो। ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।